हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का फिर से एक बार एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को अगले वीडियो में बता चुके थे कि आप लोगों का जो अगला पार्ट होगा वो कुछ न्यूमेरिकल होगा, जिसके लिए आप लोगों को कुछ क्रोमोसोम नंबर को याद करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या होगा कि आपका जो न्यूमेरिकल जो आपको बनाने में जो जरूरत है क्रोमोसोम नंबर वो आपको याद हो जाता, तो काफी आसानी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये ज्यादातर जो है आप लोगों को मेडिकल के एग्जाम है, नीट हो गया, आईपीएमटी हो गया, ये झारखंड कंबाइंड बिहार कंबाइंड जो होता है उनमें पूछा जाता है। आपके जैक और बिहार बोर्ड में बहुत कम ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर को जानना पड़ेगा, और क्रोमोसोम नंबर आप लोगों को सबको बता देंगे कि इसमें कितना कितना होता है, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगा। और आपको बता दें, आप लोगों के लिए जो है 2006 से लेकर 2019 तक का जो है क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक में जो है बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर है ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे गलत दिए हुए हैं, तो उनको सही करके जो है हम तैयार किए हुए हैं। और आप लोगों को हम व्हाट्सएप पे, जो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, वो व्हाट्सएप पे हम डाल दिए हैं, तो आप लोग उनको पूरी तरह से उनको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उनको याद कर लीजिए, और बाकी आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग यदि पूरा जो 2006 से लेकर 2019 तक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको बता दें कि आपका उसमें केवल जो है 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है उनसे, तो आप लोग जो है उनको अच्छा से पूरी तरह से उनको याद कर लीजिएगा। उसमें सही सही आंसर सबका कर दिए हैं, तो आप लोग जो नहीं ले पाए या जो नहीं जुड़े हुए हैं, वो व्हाट्सएप नंबर जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9631910123। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, 9631910123, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये इस पे जो है आप जुड़ के जो है वो आप मंगवा सकते हैं। तो आप लोगों को जो है सबसे पहले हम आपको यहाँ बता दें क्रोमोसोम नंबर, तो आपको जो बोले ये क्वेश्चन बैंक का, तो आप इनका तैयारी कीजिए कि जैसे लॉकडाउन हटने के बाद जो आपका जो क्लास खुलेगा, सबसे पहला टेस्ट इसी का होगा, तो इन्हीं का सबसे पहला टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग पूरी तैयारी कीजिए, खासकर हम अपने स्टूडेंट को बोलते हैं। और यहाँ पर जो है अब जो हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर को पहले, इन चीज को पहले आपको बता देते हैं कि इसमें कितना होता है। तो यहाँ पर अब जो हम बात कर रहे हैं उन चीज को पहले ध्यान में दे दीजिएगा आप लोग। तो ये कर्व बना दिए, ये पत्ती हो गया, ये यहाँ पर ये आपका रूट हो गया, जिसको आप हिंदी में जड़ कहते हैं। ये फ्रूट हो गया, आप लोग इनको फल बोलते हैं। ये लीफ, आप लोग इनको पत्ती बोलते हैं। और ये हो गया फ्लावर, जिसको आप लोग पुष्प बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इस चीज को पहले आपको समझाते, तब आगे हम आपको बता दें। सबसे पहले ये जो फल हुआ, इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, जब भी इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। शरीर का जितने भी पार्ट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जड़ हो गया, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, फल में इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ये जो लीफ देख रहे हैं, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। फ्लावर है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है।
ये जो तना देख रहे हैं ये स्टेम हो गया, ये तना हो गया, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ये सब में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n। आपको बता देगा, फिर से बोल रहे हैं, ये जो लीफ होता है इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n, ये जो फ्रूट ऑफ फल उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, जड़ में भी 2n होता है, पुष्प में भी 2n होता है, फ्लावर में या पुष्प उसमें भी 2n होता है, स्टेम में, तना में भी, सब में जो है क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ये आपको जरूरत पड़ेगा जब हम आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि जड़ में भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, यानी गुणसूत्र की संख्या उसमें 2n होता है, फल उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, और फिर उसके बाद ये जो स्टेम उसमें भी 2n होता है, पुष्प में उसमें भी 2n होता है, लीफ में भी 2n। आपको ये भी चीज आपको बता देते हैं, हम लोगों का भी जो बॉडी पार्ट जो देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों का जो बॉडी पार्ट है, हाथ हो गया, उंगली हो गया, हेयर हो गया, हेड हो गया, चेस्ट हो गया, आपका जो पैर हो गया, इस पूरे शरीर में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, एक अलावे छोड़कर कि हमारे जो टेस्टिज है, टेस्टिज के अंदर में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर n होता है केवल, यानी कि शुक्राणु में केवल क्रोमोसोम नंबर n, शरीर के हर पार्ट्स में जो है क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ठीक उसी प्रकार जो लड़कियां, उनके भी शरीर के हर पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, केवल अंडाणु में क्रोमोसोम नंबर n होता है, यानी कि ऑर्गेनिक जिसको हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, शुक्राणु में भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर n होता है। लेकिन शरीर के हर पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 20। उसी प्रकार पौधा में भी क्रोमोसोम के हर पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, हर पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट है जिसमें क्रोमोसोम नंबर n होता है, वो हम आपको आगे बता रहे हैं, जो कि आपको आसानी होगा। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए। तो आप सबसे पहले जड़ में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n, आप लिखते चले जाइए। फल में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n। पत्ती में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? इसमें भी 2n। उसके बाद तना में कितना होता है? इसमें भी 2n। और फ्लावर में इसमें भी 2n होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अंदर चल जाते हैं फ्लावर के अंदर में कि फ्लावर में क्या क्या है पार्ट, सब उस पार्ट्स में भी आप लोगों का बात कर लेंगे ताकि आपको काफी आसानी हो जाएगा समझने में। तो फ्लावर जो है, फ्लावर में फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो हम बना देते हैं ताकि उनमें भी आपको एक बार समझा देते हैं ताकि आपको आसानी होगा। देखिए, ये हो गया आपका पुष्पासन। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। ये बाह्यदल हुआ, जिसको ये बाह्यदल हो गया, आपको कैलिक्स बोलते हैं। तो इनमें भी क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बाह्यदल में। ये जो अंडाशय है इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n होती है, इसमें भी 2n ही होता है, इसमें भी 2n ही होता है। ये जो पंखुड़ी देख रहे हैं, कोरोला जो है पंखुड़ी है, इसमें भी 2n होता है। आपको बता दें कि ये जो पुष्पासन इसमें भी 2n, ये जो बाह्यदल इसमें भी 2n, अंडाशय में भी 2n होता है, इनमें भी 2n होता है, ये पंखुड़ी में भी 2n होता है। जो देख रहे हैं आप, ये जो पूरे देख रहे हैं स्त्री केसर और ये पूरे हो गया पुंकेसर, जिसको अपने स्टैमेन कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया परागकोश, परागकोश हो गया, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होता है। और ये जो तंतु हो गया फिलामेंट, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होता है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इसके अंदर जो परागकण है, परागकण, ये जो परागकण है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं इनका, ये जो क्रोमोसोम नंबर जो है, ये जो परागकण है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है जब गैमीट बनते हैं उस टाइम उसमें n हो जाते हैं। आपको जिस तरह डबल फर्टिलाइजेशन में आपको पढ़ाए थे, जब उसमें जो है वहां पर जो गैमीट बनेंगे उनमें कितना हो जाता है? n बन जाता है, n होता है। अब ये आपको बताइए, अब अंडाशय के अंदर जो इम्ब्रियोसाइट बनता है हम उनका बात कर रहे हैं। आप इन लोगों को देख लीजिए ध्यान से। आपको फिर से पुष्पासन में इसमें भी 2n होता है, बाह्यदल में भी 2n, ये जो अंडाशय देख रहे हैं इसमें भी 2n, वर्तिका स्टाइल में भी 2n, और ये उसका जो पंखुड़ी, इसमें ये जो पंखुड़ी उसमें भी 2n होता है, और ये जो ऊपर वाले जो पार्ट देख रहे हैं जिसको स्टेम, इसमें भी 2n होता है, और ये परागकोश में इसमें भी 2n होता है, और फिर उसके जो फिलामेंट तंतु उसमें भी 2n होता है। अब जो इसके अंदर जो पार्ट आपको मिलेगा इम्ब्रियो सैक के, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है।
देखिए ये डायग्राम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये डायग्राम आपको याद होगा। ये जो दिख रहे बीच में लंबे आकार का जो सेल होगा, इसी का परिचय जो लंबा हो गया, इसका नरेंद्र मोदी। इसके दोनों बगल में एक एक बॉडीगार्ड रहता है, आप देखते होंगे। और ये यहाँ पर 3 सेल जो दिख रहा है, यहाँ पर 3 आपस में जुड़ा हुआ रहेगा और 2 आपस में बीच में जुड़ा हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम था एग सेल, एग सेल इसको बोलते हैं। और ये दोनों जो दिख रहा है आप लोगों को, आपको बोले थे साइनर्जिड, साइनर्जिड सेल इसको बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी द्वितीय केंद्रक। और ये तीनों को कहा जाता है एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, तीनों को एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो साइनर्जिड सेल है, इसमें जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो n होती है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है परीक्षा एग्जाम में, ये नीट में जो इनको भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक सेल में इसमें भी गुणसूत्र की संख्या इसमें भी गुणसूत्र की संख्या n होता है। उसके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीय जो केंद्रक, इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछा जाता है कि द्वितीय केंद्रक में गुणसूत्र कितना, क्या बोलेंगे 2n। एंटीपोडल सेल जो दिख रहा है आपको, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या जो होती है n होता है। ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये साइनर्जिड सेल हुआ, साइनर्जिड कोशिका, इसमें गुणसूत्र की संख्या n नोट करते जाइए। एक सेल इसको अंड कोशिका कहते हैं, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या जो है n होती है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इसको बोलते हैं द्वितीय केंद्रक, इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल कोशिका, इसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है। आप लोगों को यहाँ पर हम आपको सारा चीज बता दें कि इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, सारा चीज आपको हम बता दिए, जो कि आपको आसानी होगा। यहाँ पर 2 को छोटा पार्ट हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको समझने में काफी आसानी होगा। इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ये जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष, ये जो भ्रूणपोष होते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग इंडोस्पर्म बोलते हैं, ये जो भ्रूणपोष है, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो होता है 3n, जिसको आप ट्रिप्लोइड कहते हैं, त्रिगुणित। दूसरा जो होते हैं आपको बताया, ये जो भ्रूणपोष जो होता है वो एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष बोले, एंजियोस्पर्म का। ये बहुत समझने वाली बात है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म मतलब हो गया जिसका बीज जो है फल के अंदर हो, मतलब जिसका बीज फल से ढका हुआ हो। एंजियोस्पर्म जैसे हो गया आपका बैगन, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, जो ये सब के सब एंजियोस्पर्म है। तो उनके जो भ्रूणपोष होगा एंजियोस्पर्म, उसमें गुणसूत्र संख्या 3n होगा। लेकिन आपको बता दें जिम्नोस्पर्म एक पौधा होता है, जिम्नोस्पर्म में 4 प्लांट आता है, साइकस, स्पाइनस, टेक्सस, नीटम। फिर से रिपीट कर देते हैं, जिम्नोस्पर्म में 4 पौधे आते हैं, साइकस, स्पाइनस, टेक्सस, नीटम। इनके अंदर जो भ्रूणपोष बनेंगे उनमें गुणसूत्र की संख्या n होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिम्नोस्पर्म जो है उनके जो इंडोस्पर्म मतलब भ्रूणपोष, उनमें गुणसूत्र की संख्या n होती है। तो ये आपको हम बता दिए। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, और इनको हम अब मिटा देते हैं। आप लोगों को 3 वर्ड यहाँ पर आप लोगों के सामने हम पेश कर देते हैं, जो कि जरूरी है। सबसे पहला है, आप लोगों को हम n बोल रहे थे, हैप्लॉइड। आपको हम क्रोमोसोम नंबर n बोलते थे, हैप्लॉइड इसको बोलते हैं, हैप्लॉइड। ये जो हैप्लॉइड है इसको हिंदी में अगुणित बोलते हैं, अगुणित। और दूसरा है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्विगुणित, द्विगुणित। और तीसरा है ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, इसको त्रिगुणित बोलते हैं, त्रिगुणित। आप इनको समझ लीजिएगा। ये जो हैप्लॉइड है, इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होगा n, ये इसको संकेत करते हैं, इनको सूचित करते हैं। इसको डिप्लॉइड, डिप्लॉइड को 2n बोलते हैं,
उसके बाद ट्रिप्लोइड, त्रिगुणित, इसको बोलते हैं 3n। ये है आपका। और इस तरह एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है, अब ध्यान दीजिएगा जरा। आपके एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा, सबसे पहले परागकण, दूसरा नंबर में देगा भ्रूणपोष। हाँ, आपको एक चीज बता देते हैं, जब तक जिम्नोस्पर्म लिखा नहीं रहे, जिम्नोस्पर्म भ्रूणपोष बोले तभी एन उसका लिखना है। अगर केवल भ्रूणपोष लिखा रहे उसका मतलब हो गया 3n, एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं, समझे ना। जब जहां पर लिखा रहेगा कि जिम्नोस्पर्म के भ्रूणपोष, तब वहां पर n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भ्रूणपोष है। और तीसरा जो है वो है युग्मनज। ये आपका 3 पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, 3 नाम दिया है आपको। क्वेश्चन में दे दिया है कि निम्न का मिलान करें, निम्न का मिलान करें, निम्न का मिलान करें, आपको बता देते हैं। यहां पर ए नंबर में दे दिया, ए नंबर में दे दिया 2n, जिसको आप बोले थे द्विगुणित, यानी डिप्लॉयड, ठीक है। बी नंबर में दे दिया आप लोगों का यहां पर n, जिसको आप लोग बोले थे हैप्लोइड। और तीसरा नंबर में यहां, सॉरी सी नंबर में आपका दे दिया यहां पर 3n, जिसको आप बोले थे ट्रिप्लोइड। आपको मिलान करना है, तो आपको पहले बता दिए थे आप लोगों को कि परागकण, इनमें गुणसंख्या कितनी होती है, आपको बोले तो उसमें युग्मक बनता है, गुणसंख्या n हो जाता है, तो इसमें n होगा, हैप्लोइड होगा, तो n से इसको स्विच कर दिए। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष में कितना होता है आपको बता दिए थे 3n, तो ये ट्रिप्लोइड हो गया। युग्मनज आपको बता दिए थे, आपको पढ़ाए थे जब फर्टिलाइजेशन उस टाइम में आपको बताए थे कि युग्मनज में गुणसंख्या कितना होता है 12, वो इनसे मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछा भी है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए, इनको याद भी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक में आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। अगर किसी भी तरह का आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग उन परेशानियों को लिखिए, हम उनको हल करेंगे। लेकिन आपको बता दें, आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि उनसे क्या होगा, हमको उनसे एक तरह का ऊर्जा मिलेगा, नहीं कि कितना पसंद कर रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, उस वजह से हम और उन वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोगों को नमस्कार।